लेगा बेटा JCERT। अब एग्जाम कौन लेगा? झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। ठीक है बेटा, तो जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो कि आपका एग्जाम जो लेगा वो आपका लेगा JCERT। और पहले लेता था जैक बोर्ड, पहले कौन लेता था? अब आपका होगा JCERT आपका एग्जाम लेगा। ठीक है, अब एग्जाम लेगा तो पैटर्न बदल दिया है, क्वेश्चन काफी टफ कर दिया। आपको बता देते हैं कि 5 क्लास भी बोर्ड बन गया है। 5 क्लास के बच्चों का भी एडमिट कार्ड मिलेगा, बच्चे बाहर सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे और उसका जो बच्चे जो स्कूल का टीचर कॉपी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 बोर्ड बन गया, 8 बोर्ड बन गया, 9 बोर्ड बन गया, 10, 11 और 12। सरकार की नई शिक्षा पद्धति जो है, सरकार की जो नई शिक्षा पद्धति है, सरकार यही चाह रहा है कि नीचे से ही बच्चों को जो होता है वो ऊपर आने के बाद बेरोजगार घूमने नहीं दिया जाए, या नीचे से बच्चों को परिपक्व बनाकर ऊपर लाया जाए और जो बच्चे ऊपर आते हैं उनको 100% जॉब दिया जाए। ठीक है, इसीलिए सरकार की एक नई नीति है कि उन्होंने क्या किया कि नीचे वाले पढ़ाई को काफी क्या कर दिया, टफ कर दिया। अब हंसी मजाक ठिठोली से आप चाहोगे कि इंटर और बीए पास कर ले तो शायद ये आपका सपना रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बीए इंटर कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ाई को गंभीरता से करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आज जैक बोर्ड में मैं हिस्ट्री चूंकि बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने मॉडल पेपर के रूप में हिस्ट्री को सेलेक्ट किया है ताकि ये मॉडल पेपर आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कल ही डाउनलोड हुआ है मॉडल पेपर। सबसे पहले आपका लिखा ही है कि आपका FM जो होगा 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क का क्वेश्चन होगा, समय तालिका आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। बाकी ये जब एग्जाम किस तरीके से होगा, कैसा होगा, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो काफी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी देख लेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे हैं दोनों मिला जुला कर देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु से अज्ञात था? तो कौन सा पशु जिसको लोग नहीं जानते थे? किसको नहीं जानते थे? किसको नहीं जानते थे? गाय है, हाथी है, घोड़ा है और क्या है? कुत्ता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर घोड़ा को। किसको? घोड़ा को। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? तो सबसे पहले आपने जानते हैं दयाराम सैनी ने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? तो 1921 में। द राइट आंसर 1921। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ईंट से, क्योंकि ये ईंट बनता था सीमेंट से नहीं, मिट्टी बालू और गोबर से। मिट्टी प्लस बालू और प्लस गोबर, इन तीनों को मिलाकर इसके मिश्रण को धूप में सुखाया जाता था और धूप में सुखाने के बाद इसको ईंट के रूप में तैयार किया जाता था। और इन्हीं ईंटों से जो था, इन ईंटों को पक्की ईंट कहते थे। क्या कहते थे? पक्की ईंट। ठीक है, और ये पक्की ईंटों से जो लोग थे 2 मंजिले तक के मकानों को तैयार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे घर बनाते थे? तो आप लिख सकते हो किससे? ईंटों से। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। क्यों ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतिम और योग्य शासक थे अशोक। कौन थे? अशोक। और अशोक ने ही सबसे पहले जो था शिलालेख लिखने की, जो था अभिलेख लिखने की जो काम को क्या किया था? आरंभ किया था। और जिस भाषा में वो अपने अभिलेखों को लिखा करते थे वो कौन होता था? ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ब्राह्मी लिपि। समझ में आ रही बात को? ब्राह्मी लिपि लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी है पाणिनि की रचना। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो कौन नहीं जानता है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों की जुगलबंदी से ही क्या किया था? मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध जो था वो कब हुआ था? कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो कलिंग और किसके बीच? अशोक के बीच। और इसी युद्ध में भारी रक्तपात, और भारी जो होता है रक्तपात को देखकर विभीषिका को देखकर अशोक ने शपथ ले लिया था कि अब वो दोबारा कभी युद्ध नहीं करेगा। और कलिंग युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपना लिया था।
तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो रामायण के यानी मौलिक मतलब जिसने रामायण को सबसे पहला लिखना आरंभ किया था, तो वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि। मौलिक रचनाकार कौन थे? तो वाल्मीकि थे। ठीक है बेटा? और आप लोग भी जिस रामायण को घर में पढ़ते हो, वो रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि नहीं है। जो आप लोग पढ़ते हो रामायण और रामचरितमानस, रामायण और रामचरितमानस दोनों में काफी अंतर है। रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। क्लियर है? समझ में आई बात को? अगला है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो है प्यारे बच्चों कितने दिनों चला? 18 दिनों तक चला। कितने दिनों चला? 18 दिनों तक चला। ठीक है? अगला है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो जातक कथा जो है महात्मा बुद्ध की जीवनियों को, उनके मतलब कि बौद्ध धर्म अपनाने से, बौद्ध धर्म बनने से पहले उनके जीवन के 551 जीवन की छोटी छोटी कथाएं थी, उसको जातक कथा में संकलित किया गया है। या यूं कहो कि महात्मा बुद्ध की जीवन लीलाएं थी, उनके जीवन जो मतलब दिनचर्या थी, उसको छोटा छोटा कथा के रूप में बनाकर इस जातक कथा में वर्णित किया गया है। तो जातक कथा किसके बारे में बताया गया है? तो महात्मा बुद्ध के बारे में। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो थेरवाद जो है बेटा वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म क्या है? तो थेर का मतलब होता है बुजुर्गों का मार्गदर्शन। बौद्ध धर्म में जो ये थेरवाद का मूल अर्थ शब्द होता है बुजुर्गों का मार्गदर्शन। तो इसमें थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है और इसमें बुजुर्गों का मार्गदर्शन किया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रियला, रियला के लेखक कौन थे? सब जानता है। कौन थे? इबन बतूता। क्योंकि इबन बतूता जो थे वो भारत यात्रा पे आए थे और उन्होंने भारत को देखा, समझा और इसकी सभ्यता, संस्कृति और बहुत सारी चीजों को उन्होंने रिया नामक पुस्तक में क्या किया था? संकलित किया था। तो इबन बतूता किस पुस्तक को लिखे थे? तो रियाला को। रियाला के लेखक कौन थे? तो इबन बतूता। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब देखो, किसका जन्म तलवंडी में हुआ? अरे तलवंडी में किसका हुआ? तो कौन नहीं जानता है? गुरु नानक साहब जी का हुआ था। किसका हुआ था? अभी बुधवार को मनाने वाले हैं गुरु नानक जी का जन्मदिन, गुरु नानक जयंती मनाने वाले ना। गुरु नानक जी कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म होता है ना, उसके संस्थापक थे गुरु नानक जी और ये सिख धर्म के प्रथम जो थे सबसे पहले गुरु थे। ठीक है? और अभी तलवंडी है कहाँ? तो आप लोग अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में इसे नाना साहब के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है? तो नाना साहब के नाम से जाना। तलवंडी कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। और इनका जन्म, किसका जन्म हुआ था? तो नानक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, पूरा फॉर्म होता है गुरु नानक जी का। ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे भाई, देखो गुरु नानक जी तो हो नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? अभी भी तुम देखना बंगाली लोग में काली माँ का जो पोस्टर होता है तो उसमें दो ऐसे किए हुए ब्राह्मण और हाथ में ये लिए से किया पिक्चर बना होता है। तो वो पिक्चर किसका होता है? तो चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि रामानंद कहाँ के? दक्षिण भारत के थे। रामानंद कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। ठीक है? आगे बढ़ते। किस युद्ध के बाद विजयनगर बिल्कुल ध्वस्त हो गया? तालीकोट का युद्ध। किस युद्ध के बाद? तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर को बिल्कुल क्या कर दिया गया? मतलब कि उसकी जो अस्तित्व था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया ना? समाप्त हो गया था। ठीक है? मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। क्योंकि पोलज जो थी एक ऐसी भूमि होती जिसको कभी भी पड़ती छोड़ा नहीं जाता था और ये पोलज मुगल साम्राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ क्या होती थी? भूमि होती थी। ठीक है बेटा? आगे बढ़ेंगे। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ठीक है बेटा? आगे बढ़े। फिर अगला देखो प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू, दो हमारे जो झारखंड के मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी थे, सिंधु कान्हू, जिनका नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका संथाल विद्रोह हुआ था। लेकिन कब हुआ था? सन 1855 में। कब हुआ था? 1855 में।
द राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1855। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हम लोग। 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानी प्रतिनिधित्व किसने किया था? अवध में किसने किया था भाई? तो बेगम ने की थी, बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अवध से 1857 के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सहायक संधि की व्यवस्था किसने आरंभ की थी? वारेन होस्टिंग तो हो नहीं सकता, विलियम बैटिक भी नहीं हो सकता, डलहौजी भी नहीं हो सकता, तो कौन बड़ा? बेनेजली। किसने किया था? बेनेजली ने ही क्या किया था? सहायक संधि की स्थापना किया था। ठीक है, अगला देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है चौरा चौरी थाना। ठीक है, और ये कांड कब हुआ था? तो बेटा असहयोग, इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड हुआ कब था? तो बेटा हमको क्लियर है, 5 मई 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1922 को। 5 मई 1922 या 4 फरवरी, कंफ्यूज है। हाँ, नहीं बेटा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, मेरा ऐसे हो रहा है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैकेट, गांधी इरविन पैकेट ये कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन पैकेट 1931 में हुआ था। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अगला बढ़ते, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, यानी कि 1947 के बाद, यानी कि आजाद के बाद, तो श्री राम गोपालाचारी। कौन थे? श्री राम गोपालाचारी। और इसके पहले, यानी कि 47 से पहले, मतलब कि कौन थे? तो आपके लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड माउंट बेंटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेंटन। ये गुलाम भारत के सबसे अंतिम जो थे गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंट बेंटन। और आजाद भारत के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ठीक है, मैं बार बार बता रही बेटा, ये आपका फाइनल परीक्षा का, यानी कि 2026 में होने वाले परीक्षा का मॉडल पेपर है। ठीक है, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, इसलिए इस पेपर को हल्का में नहीं लेना। और मैं बार बार अगले वाला क्लास में इसलिए अच्छा से नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चों की संख्या काफी कम थी। और मैं बार बार कह रही हूँ बेटा कि अब पढ़ाई में काफी ज्यादा मजबूती आएगा, और इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चाहे कितना भी घर में महत्वपूर्ण कार्य रहे, उन कार्यों को थोड़ा बहुत अनदेखा करते हुए अपना पूरा ध्यान केवल अपनी परीक्षा पर फोकस करेंगे। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, क्या बनना है, वो तो बात की बात है। फिलहाल अभी आपके लिए सबसे बड़ा मिशन है 12th में टॉप करना। ठीक है, तो इसके लिए बेटा कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि 17 फरवरी को निर्धारित किया गया है आपकी परीक्षा की तिथि को, और 17 फरवरी नहीं टलेगा, 17 फरवरी नहीं टलेगा, आपका एग्जाम 17 फरवरी को ही होगा। क्लियर है? तो आपके पास पढ़ने का समय मात्र 3 महीने है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसमें आप जो कर सकते हो कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो श्री राम गोपालाचारी। इनको बाद में राष्ट्रपति पद के लिए भी नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? यानी कि संसद का जो काम होता है वो किस पर, मतलब कि ये संसद का काम हमने संविधान के, मतलब ये सिस्टम जो है हमने किस देश से लिया है, यानी ये सिस्टम बनाने का स्रोत या माध्यम कौन सा देश है? तो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हम लोगों ने? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, द राइट आंसर ऑन ब्रिटेन। अगला है, मूल संविधान में, यानी वर्तमान में अभी हमारे पास संविधान है, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने हैं? 395 है, 22 अनुभाग है, हमने पढ़ा है ना। तो कितने, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। अगला है, विजयनगर में विजयनगर यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की यात्रा तो ऐसे तो बहुत किया था, अब्दुल फजाक किया था। ठीक है, लेकिन निकोली कॉन्टी बर्निया नहीं है, इबन बतूता भी नहीं है। ठीक है, द राइट आंसर है निकोली कॉन्टी, इसने किया था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से निकोली कॉन्टी को ही विजयनगर की यात्रा का मतलब मुख्य यात्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है, नैसार, यहाँ लिखा बेटा, नैसार मतलब नैनार।
नैनार आप लोग पढ़े हो, यहाँ पर नैसार दिया हुआ है, ठीक है। तो नैनार संत जो थे वो उनके इष्ट गुरु कौन थे? नहीं, शिव थे। नैनार के कौन थे? शिव थे। और अलवार के कौन थे? विष्णु। अलवार के विष्णु और नैनार के क्या थे? शिव। नैनार से हम कैसे याद करवाए थे कि जिनका त्रिनेत्र होता है, तो त्रिनेत्र किसका होता है? शिव का, इसलिए नैनार मतलब क्या हो गया? शिव। उनके इष्ट गुरु कौन थे? शिव थे। अगला, इब्न बतूता में किस पुस्तक, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो अभी हमने पढ़ा था रियला, अभी हमने क्या पढ़ा? रियला। अभी आगे क्वेश्चन में था कि रियला किसने लिखा था? इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने किसको लिखा? तो रियला को, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। अगला है, निम्न में से कौन मूलतः भारत से नहीं है? यानी इसमें से कौन सा फसल जो भारत का नहीं है? तो सबसे पहले मक्का, ये कहाँ है? पश्चिमी अमेरिका का। ये हमारे यहाँ का नहीं, अमेरिका वाले लोग आए थे। जब हमारे यहाँ पुर्तगाली लोग आए थे ना, तो उन्होंने अपने साथ ही इन सभी चीजों को लेकर आया था। किसको? मक्का, टमाटर और आलू को। और उनसे ही हमने क्या किया था, यहाँ पर इसकी खेती करना सीखा था। ये मक्का, टमाटर, आलू हमारे देश की उपज नहीं थी। तो मक्का था कहाँ का भाई? तो पश्चिमी अमेरिका का। कहाँ का था? पश्चिमी अमेरिका का। टमाटर भी कहाँ था? आलू और टमाटर कहाँ था? उत्तरी अमेरिका का। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। आलू उत्तरी अमेरिका और टमाटर दक्षिणी अमेरिका। यानी मिला जुलाकर कह सकते हो कि इनमें मक्का, आलू, टमाटर ये हमारे देश की फसल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू पर किस शासक में प्रतिबंध लगाए? जो तंबाकू से बर्बाद हुआ, जो हुक्का पी पी के बर्बाद हुआ, और जो कहते हैं ना कि जिसने अपनी सल्तनत को नशा के कारण खो दिया, उसने ही सबसे पहले से प्रतिबंध लगाया। तो वो कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। तो तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? जहांगीर। तो बेटा इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, और 30 क्वेश्चन को आपको उत्तर देने के लिए किताब का हर लाइन को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? सुनने में आपको पहला पार्ट क्लियर हुआ सबको?